नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और प्रारब्ध वाले अवनीश शर्मा जी। और बाबा जी की चैनल पे लगता है फिर से स्ट्राइक आ गई है। तो अब बाबा जी जो है वो स्लो जिंदगी में चले गए। अब मुझे ये भी समझाएंगे कि साहब ये स्लो जिंदगी क्या होती है? जिंदगी फास्ट होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए? तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं आज घोषणा कर रहा हूं हमारे 2025 के दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की, जो कि 7, 8, 9 नवंबर को होगा। और इसके बारे में सभी विवरण आप नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इवेंट का भी मिल जाएगा लिंक, और आपको सपोर्ट का लिंक भी मिल जाएगा। थीम है इस बार शत्रुबोध। तो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ एक बार पुनः 7, 8, 9 नवंबर को सपोर्ट करने के लिए जो आप ऊपर देख रहे हैं क्यूआर को स्कैन करके सीधे आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आरंभ करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, आज हमें एक जानकारी मिली है और अभी अभी राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया है, और राहुल गांधी जी ने 2-3 चीज़ें अनाउंस की हैं। उसमें से एक बात जो उन्होंने विशेष कही है वो ये कही है कि जब फार्म लॉज आए थे और फार्म लॉज का विरोध कर रहे थे राहुल गांधी, तो उस समय अरुण जेटली जी ने आकर उनको धमकाया था। तो आप क्या कहेंगे? सर, एक तो मुझे अभी आपसे ये जानकारी हुई है कि अरुण जेटली जी ने धमकाया। जब ऐसा बता रहे हैं, अभी आपने ही हमें बताया कि जब फॉर्मूलाज आए तो अरुण जेटली जी उससे कई महीने पहले या लगभग साल भर पहले उनका देहांत हो चुका था। फॉर्मूलाज आए तो जेटली जी थे ही नहीं इस दुनिया में। और सर, राहुल जी से मैं आपको बताऊं, इस बार जो उनकी जो पारी वो खेल रहे हैं ना, ये जो इनिंग्स चल रही है उनकी, इस बार सर उनकी पार्टी और उनके साथ उनका जो सोशल मीडिया का जो पूरा कबाल था ना, इस बार तो उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। नहीं यार, हाँ, इस बार सर आप देख लीजिएगा, उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके सोशल मीडिया के जितने सपोर्टर्स थे, जो पत्रकार लोग थे, उन्होंने भी राहुल गांधी को डिफेंड करना बंद कर दिया। मैं अभी आपके वीडियो आप पे बैठने से थोड़ी देर पहले सत्यहिंदी.com को सुन रहा था, तो उस पे वो एक वरिष्ठ पत्रकार है विनोद जी, वो बहुत तीखी आलोचना कर रहे थे। विनोद शर्मा तो नहीं है? विनोद शर्मा तो नहीं? हाँ, विनोद शर्मा। अदरवाइज ही इज अ वेरी स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ राहुल गांधी। पर इस मुद्दे पर जब उन्होंने कहा है ना कि इकोनॉमी इज डेड, उस पर वो राहुल गांधी की बड़ी तीखी आलोचना कर रहे हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को अब थोड़ी सी तैयारी करके आनी चाहिए और इस तरह नहीं, इस तरह कुछ भी जो मन में आए वो नहीं बोल देना चाहिए, और दिस इज टोटली इनडिफेंडेबल। अब आप राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर सकते सर, हालात इतने खराब हो चुके हैं, क्योंकि आखिर कहां तक डिफेंड करेंगे आप? उनकी गलतियों को कहां तक प्रोटेक्ट करेगी पार्टी भी? कल मुझे अवनीश जी बता रहे थे, कल इन्होंने मुझे वो राजीव शुक्ला का एक बयान हम लोगों ने एक कल वीडियो किया है, उस पर इन्होंने सुनाया। राजीव शुक्ला ने बड़ी तीखी आलोचना की, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है राजीव शुक्ला ने। तो राजीव शुक्ला तो उनकी पूरी जो काकस है उनका, उसके एक सदस्य रहे हैं। वो अरुण जेटली के भी बहुत क्लोज थे वैसे सर। वो तो खैर, वो क्लोज तो बहुत लोगों के थे, वो तो दलाल किस्म के पत्रकार थे। पर प्रियंका गांधी और गांधी फैमिली का तो वो टोटली वो आदमी, रविशंकर प्रसाद के तो बहनोई है ना डायरेक्ट। जी जी। तो सर ये जो इन्होंने कह दिया ना कि इकोनॉमी इज डेड,
एक तो गलती इनसे यह हो गई कि ट्रंप के बात को इन्होंने, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि झोंक में या पिनक में, या ही वॉज हाई ऑन समथिंग, उन्होंने उसकी बात को रिपीट कर दिया। अब जब रिपीट कर दिया तो डिफेंड करने लगे। तो उनका जो ट्वीट है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कल उन्होंने 5 पॉइंट्स, मैंने उस पर एक बड़ा विस्तृत वीडियो किया है, 5 पॉइंट्स उन्होंने बताया था। उसमें एक तो उन्होंने अडानी का नाम लिया है कि सारा पैसा अडानी को चला गया, इसलिए इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उसके बाद उन्होंने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, उसके बाद मेक इन इंडिया को वो आजकल असेंबल इन इंडिया लिखने लग गए हैं, असेंबल इन इंडिया फ्लॉप हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि फार्म लॉज में द फार्मर्स वर क्रश्ड, और एमएसएमईज, ये 5 पॉइंट उन्होंने अपनी बात के समर्थन में दिए हैं। वो कहते हैं कि देयर आर नो जॉब्स एंड द यूथ इज डिजेक्टेड, इस टाइप का उन्होंने अपने बात में तर्क दिए हैं। उसको लोगों ने तथ्य दे दे के, अच्छा, उनकी जवाब में लोग, हमारे जैसे लोग तथ्यों पे बात करते हैं कि भाई जीडीपी क्या है, इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है, डिफरेंट सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी जो दुनिया भर की जो संस्थाएं हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं, या वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या कह रही हैं। मैंने आपके इस विषय पर आपकी चैनल के सारे वीडियोस देखे हैं, विजय सरदाना जी के देखे हैं, अवनीश भाई ने बहुत शानदार इस पे वीडियोस किए हैं। हम लोग सब तथ्यों पे बात कर रहे हैं। एक और पत्रकार है, वो जो पहले शायद टाइम्स नाउ में थे, हिंदी वाले में, उन्होंने इतना शानदार वो किया कि पिछले 5 से 10 सालों में राहुल गांधी ने स्टॉक एक्सचेंज में कितना इन्वेस्ट किया है और क्या तो जो कमाए उन्होंने, हाँ, 45-47 लाख रुपए मात्र 5 महीने में कमा लिए। वो कहते थे अगर इंडियन इकोनॉमी डूब रही है तो यार तले तुम अपनी हार्ड अर्न मनी क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लोग तो तथ्यों पे बात करेंगे। तो मैं सर अभी अवनीश जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने जो कहा है ना कि भाई फार्म लॉज में किसानों की, सर फार्म लॉज के बाद क्या दुर्गति हुई है, मैं पंजाब का एक एग्जांपल दूंगा आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जी अवनीश जी, सबसे पहले आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। सर, ये चर्चा शुरू करने से पहले जैसा बाबा जी ने जिक्र किया कि ये अरुण जेटली जी वाला जो एपिसोड राहुल जी ने कहा है, तो उनके दिवंगत होने के बाद फार्म बिल आया। दरअसल जब आदमी किसी उच्च गति को प्राप्त हो जाता है तो वो मृतात्माओं से भी साक्षात्कार करता है। राहुल गांधी जी संत है, उन्होंने कहा कि मैंने वेद पढ़ लिया है, मैं अमरनाथ हो न जाने कहां कहां की यात्राओं पर होके आ चुका हूं। तो सर, राहुल गांधी की बात को अब उनकी पार्टी में भी कोई सीरियस नहीं ले रहा है। राजीव शुक्ला जी के उस बाइट का अभी जिक्र किया बाबा जी ने। मैंने सर उन दोनों बाइट्स की टाइमिंग देखी कि किस समय वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। लगभग एक ही समय संसद से निकलते हुए संसद कैंपस में ही राहुल गांधी ने भी वो बाइट दी। नेपथ्य में प्रियंका वाड्रा थी और केसी वेणुगोपालन खड़े थे। ठीक लगभग उसी समय हाउस से निकलने के बाद, राज्यसभा से निकलने के बाद शुक्ला जी ने भी ये बात कही। सर, शुक्ला जी की बात और राहुल गांधी की बात में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? ट्रम्प की डेड इकोनॉमी की बात को कार्ति चिदम्बरम ने भी लगभग वही बात कही, मनीष तिवारी ने भी वही बात की। अब सवाल यह होता है कि सर, मनीष तिवारी, शशि थरूर, राजीव शुक्ला ये बिल्कुल एक जैसी बात कर रहे हैं और उनके मालिक साहब राहुल गांधी एकदम अलग क्यों हैं? इस मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। सर देखिए, पार्टी का राजनीतिक विरोध हमेशा रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में रही तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही। हर काम की राजनीतिक आलोचना करना ये पार्टियों का अधिकार है, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन जब बात किसी विदेशी तत्व की हो और उसने अगर देश की किसी भी देश के विषय पर अगर आलोचना की हो तो उस पर एक भारतीय, आखिर कांग्रेस पार्टी भारत की पार्टी है, तो वो एक कॉमन स्टैंड है।
राजीव शुक्ला ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि ठीक इसी समय राहुल गांधी क्या कह रहे होंगे। मनीष तिवारी ने बिल्कुल सपने में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये सर एक परंपरा है कि अगर कोई फॉरेन का व्यक्ति इस तरह से कहे तो आपको अपने देश के साथ खड़े होना है। राजीव शुक्ला की वो पूरी बाइट थोड़ी सी लंबी है। उन्होंने जिक्र किया कि नहीं साहब, 91 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन किया नरसिम्हा राव साहब की सरकार, तब हमने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद अटल जी की सरकार रही, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। फिर अपने 10 साल यूपीए के गिनाए उन्होंने और कहा शानदार तरीके से हमने काम किया, और वर्तमान सरकार उसको कंटिन्यू किया। ये अगर कोई एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जिसके साथ कि हमारा टसल चल रहा हो, और निश्चित रूप से टसल चल रहा है, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे ही। अब सवाल ये होता है सर कि सारे कांग्रेस जन और अकेले राहुल गांधी और उनका एक परिवार, यानी नेपथ्य में सोनिया जी को छोड़ के प्रियंका तो थी ही, केसी वेणुगोपाल उनके निजी नौकर हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात को कहने में कि वो निजी नौकर है, कुछ तो आपके नौकर होते हैं। उनके अलावा बाकी पार्टी लाइन अलग क्यों है? बाकी पार्टी लाइन अलग है इसीलिए बाबा जी ने अभी कहा कि अब लोगों ने, पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। मैं सर कल मैंने वीडियो किया, मेरी टीम ने उसका थंबनेल लगाया है कांग्रेस पार्टी में बगावत। आप इसे बगावत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक बगावत है। बगावत सिर्फ वो नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ के चले जाएं। मैं कहता हूं कि शशि थरूर को ये हटाने की हिम्मत कर लें, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक अकेला शशि थरूर की कड़ी सी आलोचना अगर कांग्रेस पार्टी से आई है तो वो केरल कांग्रेस से आई है। सेंट्रल लीडरशिप या सेंटर के किसी नेता कांग्रेस ने उनकी आलोचना नहीं की है। यहीं पर यह साफ हो जाता है कि ये परिवार अपनी एक अलग राजनीति कर रहा है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग राजनीति कर रही है। इससे पहले G28, G27 और न जाने कितने कितने इनके ग्रुप और कितने लोग चले गए, कैसे कैसे चले गए, ये सारी चीजें। सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी ही कांग्रेस पार्टी की लाइन को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यहां विचित्र स्थिति है, राहुल गांधी की लाइन कोई नहीं फॉलो कर रहा है उनकी पार्टी में, और राहुल गांधी अपनी पार्टी की लाइन में फॉलो कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है सर कि उनकी अब व्यक्तिगत अदावत हो चली है नरेंद्र मोदी से। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, अब वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वो उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो कि इस समय सत्ता में है, ये उनका विरोध कर ही नहीं रहे। अगर उनका विरोध करते तो सर ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते समय अगर उन्हीं राहुल गांधी ने कंस्ट्रक्टिव रूप से 4-5 बिंदु अगर पूछ दिए होते, सामने रख दिए होते कि चलिए, आखिर वो बार बार ये कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर पे हम सारे लोग आपके साथ खड़े थे, लेकिन कितने राफेल गिरे। ये जब वो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं तो उसी के साथ ये पूछ देते कि भाई HAL में हमने तेजस को डेवलप करना शुरू किया था, उसका 5th जनरेशन की स्थिति बताइए मोदी जी। रक्षा में हमने ये काम करके छोड़ा था। जब कांग्रेस वाले हमेशा ये कहते हैं कि ये काम हम ही ने किया है और मोदी जी उसका नाम श्रेय ले रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उनका हो सकता था। और एक बार मैं बताऊं कि ऐसे अगर राहुल गांधी पूछना शुरू कर देते तो एक थोड़ी असहज स्थिति होती और नरेंद्र मोदी जी या टीम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महफिल जीत के चली जाती है हर बार, कई मौकों पर यह देखा गया है, वो ऐसा नहीं हो पाता और उनको भी मजबूर होके जवाब देना पड़ता। क्या राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आ रही है? एक अदना सा राजनीति का क ख ग समझ के थोड़ा बहुत प्रयास करने वाला अवनीश प्रियन शर्मा अगर ये बात समझ रहा है तो सवाल यह है सर कि आपकी जब व्यक्तिगत अदावत हो जाती है, पहला, और दूसरा, जब आप किसी के पेरोल पे, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे और किसी के दिए हुए पर्चे पर काम कर रहे हैं, राहुल गांधी और उनके परिवार की यही स्थिति है। क्योंकि सर कम से कम ऑपरेशन सिंदूर असफल है, हम हार गए, ये कहने वाला भारतीय तो नहीं हो सकता। ट्रंप अगर कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है और उनकी खुद की GDP 1.5 है, और वो कह किसको रहे हैं? जिस देश की GDP 6.5, 6.7 है, पूरे विश्व में किसी की ये नहीं है। अभी एक इंटरनेशनल सर्वे आया था, GDP ग्रोथ। तो आखिर वो ना तथ्यों पर अपने आप को ठहरा पा रहे हैं
इसकी केवल एक और एक वजह है, उनकी लाइन लेंथ, इसीलिए उनकी खुद की पार्टी से अलग है, क्योंकि अब वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और नफरत की राजनीति वो सनातन के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो चलिए उनके डीएनए में है, उनके पार्टी के डीएनए में है। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिनको मौत का सौदागर उनकी माताश्री ने कहा था, जिनको नीच और नीचतापूर्ण राजनीति उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कहा था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, राहुल गांधी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही मैं बार बार रिपीट करता हूं कि राहुल गांधी ने ये स्वीकार कर लिया है अपने तन मन धन से कि इलेक्शन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी को अपने इस जीवन में वो हरा नहीं सकते, पराजित नहीं कर सकते। 2024 के इलेक्शन में कुछ झूठ, कुछ फ्रॉड बेच के जो उन्होंने 99 का स्कोर लिया है, और वह भी 99 का स्कोर अगर उत्तर प्रदेश में उनको सपा का साथ नहीं मिलता, बाकी जगहों पर और अलायंसेस नहीं होते, तो उनकी अकेले की हैसियत, मैंने कहीं एक बातचीत में सुना था, बाद में मैंने उस पर होमवर्क किया तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। कांग्रेस की 28-30 सीटें अपने बदौलत निकल के आती हैं सर। तो केवल 2024 में कुछ झूठ, कुछ लफाजी की वजह से जो वो पा गए हैं, तो उस पर वो एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं कि एक लफाजी, एक झूठ, क्योंकि इसके सिवाय राहुल गांधी जी के पास और कुछ है नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत कुंठा है, और यही कुंठा उनको पार्टी लाइन से अलग करती है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में एक वैचारिक और राजनीतिक बगावत हो चुकी है। सवाल सिर्फ इसका है। मैं एक चीज और कहता हूं सर, ये लोग तो बोल रहे हैं, मनीष तिवारी ने बोल दिया, थरूर साहब बोल रहे हैं, शुक्ला जी ने बोल दिया, जो नहीं बोल रहे हैं, जो चुप हैं, ये खामोशी क्या कह सकती है? मणिशंकर अय्यर तो मान लीजिए थोड़े रूठे हुए हैं, कई बने पड़े हैं, लेकिन जयराम रमेश, अभी अभी विनोद शर्मा के बारे में बात किया। विनोद शर्मा सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की तरह और 5 वक्त नमाजों की तरह राहुल गांधी की चालीसा गाते थे। लेकिन सवाल ये है सर कि आप, अब थोड़ा सा भौड़ा उदाहरण हो जाएगा, अचानक सर कमरे में कोई गंध मचा दे, तो आखिर चलती कार में भी इस तरह का हो जाता है तो लोग शीशा खोल लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। राहुल गांधी की यही स्थिति हो गई है सर कांग्रेस पार्टी के भीतर। आगे बात होगी तो कुछ और बात होगी। अवनीश जी, उसमें एक बड़ी चिंताजनक बात है। ट्रंप ने कहा था कि दीज आर डेड इकोनॉमीज, दोनों रशिया और इंडिया के लिए, एंड आई विल किल देम। और जो ट्रंप की जो शब्दावली थी ना, वो बहुत गंदी थी। इसके आगे सर, इसमें 4 चांद क्या लगा रहे हैं? दुर्भाग्य है कि ऐसा कह के राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। आई एम ग्लैड। और एक छोटा सा पॉइंट सर, जिस समय संसद परिसर में ये पत्रकारों को कह रहे थे, गोदी मीडिया करके कुछ भूतपूर्व सुपारी पत्रकार जो आज के यूट्यूबर बने पड़े हैं, वो चूरन बेचते हैं गोदी मीडिया का। मैं पलट के पूछता हूं कि जिस तरीके से उस बाइट में वो बेइज्जत कर रहे हैं भारत की सो कॉल्ड स्थापित मीडिया के पत्रकारों को कि अरे लौंडो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। सर, ये पत्तल चाट मीडिया नहीं है तो और क्या है? ये तलवा चाट मीडिया नहीं है तो और क्या है? रीढ़ विहीन इस देश की मीडिया पलट के पूछ नहीं सकती थी कि 6.5 के जीडीपी ग्रोथ वाली इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कहते हैं? पलट के सिर्फ इतना ही पूछ देती कि आप भारत के नेता हैं, भारत के प्रतिपक्ष हैं, या कहां के प्रतिपक्ष हैं? आपने ट्रंप को गुरु बनाया हुआ है। वो ट्रंप जो कि नरेंद्र मोदी से, उनके पास इस समय तो गुस्साने के 50 पॉइंट्स हैं सर। उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर करा दिया, शाम को कहा कि हमको नोबेल दे दो, मोदी जी ने सट्ट से नोबेल खींच लिया उनके गले से कि नहीं, तुमने सीज फायर कराया ही नहीं। नहीं, राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन है ना, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर दे। किस कैपेसिटी में रिकमेंड करेंगे सर? बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा था। लू, LOO, मैं तो उनको लू बोलता हूँ, LOO। सर लू, आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया सर। लू जो है कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये तो मानने मनाने की बात है। 2 मिनट में धकिया के किनारे कर दिया जाए एक साधारण सांसद से, और कुछ नहीं है। कोई अवधारणा नहीं है संवैधानिक सर LOP की। और मैं निशिकांत दुबे जी की एक बाइट सुन रहा था संसद के अंदर, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आप बार बार कहते हैं कि पंडित नेहरू पे आप चले जाते हैं, इतिहास पे आप चले जाते हैं। उन्होंने कहा वही इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, और बहन जी बैठी थी और राहुल जी भी बैठे थे संभवतः। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या है? सांसद हैं। प्रियंका वाड्रा क्या है? एक साधारण सांसद है। और उनकी बात में जो दम था कि कभी बन नहीं पाओगे पप्पी, तुमसे हो नहीं पाएगा।
तो सवाल यह है सर कि ये उनकी निजी कुंठा है, और उनकी निजी कुंठा अब उनके पार्टी के अंदर महसूस की जा रही है। ये वही है कि चलती कार में बंद शीशे में एसी चल रहा है, और उन्होंने एक ऐसा सुगंध छोड़ दिया कि जिस पर उनके पार्टी जनों को शीशा उतारना पड़ रहा है, या उसका एयर वेंट जो है खोलना पड़ रहा है कार का, और सब लोग खिड़कियों से बाहर की तरफ देख रहे हैं, कहे कौन। यही स्थिति है सर। वो एक अंग्रेजी चुटकुला है कि क्लास में टीचर ने सभी बच्चों से बोला कि आपके पापा क्या करते हैं, ये सब बच्चे बताएंगे, और आर यू प्राउड ऑफ योर फादर। तो सब बच्चों ने बताया, भाई मैं, माय फादर सेल्स आइसक्रीम, माय फादर इज अ ट्रक ड्राइवर, ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ माय फादर। तो सब बच्चे बता रहे थे। अंग्रेजों की क्लास थी, तो उसमें एक इंडियन बच्चा था, तो उसने बोला कि माय फादर इज अ पोल डांसर एंड ही डांसेस, वो एक डांस में कपड़े उतार के एकदम निर्वस्त्र होकर डांस करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, वो बड़ी मेहनत करते हैं हमारे परिवार का पोषण करने के लिए। तो अब क्लास में बड़ी एम्बैरेसिंग स्थिति हो गई। तो टीचर ने उस बच्चे की मां को बुलाया कि जी आपका बेटा क्लास में, भरी क्लास में ऐसे बोलता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो नंगे होके डांस करते हैं क्लब में और लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो वो महिला बोली कि नहीं, असल में ऐसी बात नहीं है, मेरे पति जो हैं वो एक पत्रकार हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, पर ये बताने में असल में मेरे बेटे को शर्म आती है, इसलिए वो लोगों को ये बताता है कि मेरे बाप जो है पोल डांसर है। जी बाबा जी, एक छोटी सी बात सर मैं सामने रख दे रहा हूं। हमने वीडियो किया तो एक हमारे दर्शक का कमेंट था, मैं हूबहू वो कमेंट पढ़ रहा हूं। उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं, उस हैंडल का याद आ रहा है, उस दर्शक का कमेंट ये था कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में विक्रम और बैताल वाला संबंध है। राहुल गांधी अचानक उल जलूल सवाल ले आकर भरभरा के नरेंद्र मोदी के कंधे पर सवार हो जाते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी उसका सही उत्तर संसद में सही जगह पर सही समय पर दे देते हैं। उसके बाद फिर वो पेड़ से लटक के भाग जाते हैं। तो विक्रम बैताल, मुझे लगता है सर, इसीलिए मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत अदावत है, व्यक्तिगत नफरत है, और ये नफरत सर उनकी मां से चली आ रही है। मौत का सौदागर, नीच। हमने कब मना किया भैया, तुम मोदी से और पूरी भाजपा से करो ना चाहे जितनी, तुम देश को यार क्यों देश के खिलाफ? भाई बिल्कुल, ट्रंप तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो अपने देश के लिए सब कुछ करेगा। 25% के, वो तो 50% टैरिफ लगाएगा, 100% लगाएगा, उसका काम है, वो अमेरिका का सेवक है। तुम तो भारत के, तुम वो कह रहा है कि आई विल किल इंडियन इकोनॉमी, और तुम कह रहे हो वाह 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 वाह। अच्छा सर, अभी इन्होंने संजय सर ये कहते हैं ना कि फार्मर्स को क्रश कर दिया गया फार्म बिल के द्वारा। सर फार्म बिल जब इन्होंने वापस ले लिया ना, तो पंजाब के किसान जो है ना एकदम सन्न रह गए थे, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि पंजाब का किसान जानता था। उसके बाद क्या हुआ सर, इस साल जो धान की फसल है उसकी खरीद 1 अक्टूबर को पंजाब में शुरू होती है। सर इस बार नहीं शुरू हुई, मैं ये पिछले क्रॉप की बात कर रहा हूं। 1 अक्टूबर को क्रॉप शुरू नहीं हुई और अंत में दीपावली आ गई। सर दीपावली पर आढ़तियों ने बोला कि 10 से 12% की कटौती होगी, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर ले जाओ। और 16% तक की कटौती करके आढ़तियों ने पंजाब के किसान का धान खरीदा है। सर 16% कटौती का, लगभग 1 लाख करोड़ की धान की फसल है पंजाब की जिसकी खरीद होती है। 16,000 करोड़ किसान को लूटा गया। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस किए थे, अवनीश भाई आपने भी किया था। सर इसमें आढ़तिया, मंडी इंस्पेक्टर, सारी की सारी किसान यूनियंस और
पंजाब आम आदमी पार्टी के लोकल एमएलए, लोकल नेता इन्वॉल्व थे और ये 16,000 करोड़ की लूट पंजाब के किसानों की सिर्फ धान की फसल में हुई है। सर ये हाल है पंजाब में खेती का, और ये कहते हैं कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से पंजाब के किसान का या देश के किसान का नुकसान हुआ। सर फार्म बिल्स अगर लागू हो गए होते ना तो आज देश का किसान आज की तुलना में दुगना खुशहाल होता। आज पंजाब के किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी फसल बिकी नहीं रही है। अच्छा, सिर्फ धान की नहीं सर, गेहूं की नहीं बिक रही, मक्का की नहीं बिक रही, सारी चीजों में प्रॉब्लम है। मक्का को सब बचा किसने लिया? इस बार जो मक्का की फसल बिकी है वो बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप थी और सर रेट्स बहुत अच्छे मिले। क्यों? क्योंकि पंजाब के सारी मक्का एथेनॉल प्रोड्यूसर्स ने और स्टार्च प्रोड्यूसर्स ने खेत से ही खरीद ली और रेट 2400 का मिला इस बार। नहीं तो वो भी दिन याद है कि 1200-1300 को मतलब सड़ जाती थी मक्का, बिकती नहीं थी। इस बार 2200-2400 का रेट है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी मक्की जो है एथेनॉल इंडस्ट्री खरीद रही है। और ये मोदी सरकार की दूरदर्शिता थी कि गडकरी जी ने जब ये टारगेट्स दिए थे कि हमको पेट्रोल में जो है एथेनॉल का 20% का लेवल अचीव करना है, वो उन्होंने समय से पहले अचीव किया और आने वाले समय में दिस इज गोइंग टू बी 40%। और वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में पंजाब और यूपी और हरियाणा का किसान गेहूं और धान से हटके मक्के की तरफ बहुत बड़े पैमाने पे शिफ्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात होगी ये तो जी। अच्छा, ये भी बताएं ना कि फार्म लॉज के वापस लिए जाने के बाद कितने प्रदेशों ने वही फार्म लॉज जो है वो उनका जो पहले जो मॉडल एपीएमसी एक्ट जो सर्कुलेट हुआ था, शरद पवार ने कराया था, उसमें उन्होंने संशोधन करके वो प्रावधान जो है वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट कर लिए। मुझे तो कोई बता रहा था कि 21 प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया ये। सर वो सारे प्रदेश जो हैं वो बैकडोर एंट्री, पीछे के रास्ते से उन्होंने वो फार्म बिल्स के ज्यादातर प्रावधान लागू कर दिए। परंतु पंजाब आज भी जो है वो कहता है कि हम मंडी सिस्टम और आढ़तियों को खत्म नहीं होने देंगे, आपको अपनी फसल आढ़तियों के थ्रू ही देनी पड़े। उसमें पंजाब में एक और काम हुआ है, जो इन्होंने साइलोज बनाए थे तो एफसीआई ने बोला कि साहब मंडी में आपको फसल लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट साइलो पे ले जाइए और साइलो पे तुल के वहीं से आपको पर्ची मिल जाएगी और हमारी प्रोक्योरमेंट है, आप डायरेक्ट साइलो पे ले जाओ, आप मंडी में मत ले जाओ। भगवंत मान सरकार ने इस आदेश पर रोक लगा दी कि नो, आप डायरेक्ट साइलो पे नहीं ले जा सकते, आपको पहले मंडी में ही फसल ले जानी है। तो मंडी में फसल ले जाने का मतलब है 8.5% का सीधे लॉस। 1 लाख करोड़ की फसल है सर, 8.5% का मतलब होता है 8,500 करोड़ का लॉस, जो कि किसान की जेब से जाता है। ये हालत है सर। अच्छा सर, और ये लोग राहुल गांधी के पास एक एटम बॉम्ब भी आ गया, सुना कोई उनके पास कोई? हाँ, वो एटम बॉम्ब के बारे में कुछ आपको जानकारी है या आपको जानकारी हो अवनीश जी तो आप बताएं। वो एटम बॉम्ब भी है उनके पास? नहीं सर, वो हो सकता है पड़ोस से पाव किलो वाले आए हों जो इनके यहाँ के ये स्टार इस समय बने पड़े हैं। बाबा जी ने अभी जो फार्मर्स के हितों की बात की सर, 2014 वाले टर्म में देखिए, छोटे छोटे निर्णय, बड़े छोटे निर्णय, वो कितना बड़ा व्यापक असर डालते हैं। मैं उसको 1 मिनट में सामने रखूंगा। एक छोटा सा डिसीजन, उसको खुद नरेंद्र मोदी जी ने ही बताया भी था अपने पहले टर्म में। उन्होंने कहा कि साहब यूरिया के अंदर 5% नीम कोटेड ग्रेनुल्स वो मिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एडवाइस दिया और मैन्युफैक्चरर्स ने मिलाना शुरू कर दिया। सर यूरिया, मैं उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं,
मुझे याद है सर, बचपन से अखबार जब हम देखते थे, जब भी कोई क्रॉप सीजन आता था तो साधन सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में क्या मॉडल है, लगभग यही मॉडल होगा, सब्सिडाइज, जहां से खाद मिलती है किसानों को। सर अखबार भरे होते थे कि साधन सहकारी समिति फलाने पर लाठीचार्ज हुआ, वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, यानी खाद की किल्लत होती थी। कारण क्या होता था सर? डिटर्जेंट और तमाम केमिकल कंपनियां ये जो सब्सिडाइज्ड खाद होती थी इसको उठा लेती थी और उसको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती थी, इसलिए किसानों के लिए खाद की कमी हो जाती थी। केवल एक रेवोल्यूशनरी और छोटे से फैसले ने 5% उसमें नीम का कोटिंग हो गई ग्रेनुल्स की, और उसका असर क्या हुआ कि उनको अब रॉ मटेरियल के तौर पर वो यूजलेस हो गया, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसका नतीजा हुआ सर कि खाद की किल्लत उत्तर प्रदेश में तो कम से कम मैंने नहीं देखी, और अब कभी ये खबर नहीं आती कि साहब फलाने साधन कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फलाने कोऑपरेटिव सेंटर पर खाद का कमी हो गई और किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये छोटा सा कदम है सर, बहुत छोटा सा कदम। एक और छोटा सा कदम उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बता देता हूं सर, इंसेफेलाइटिस। योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे गोरखपुर से। 4 दशकों की एक ऐसी कोढ़ बीमारी सर, जो नेपाल, पूरा बिहार और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सर सैकड़ों हजारों बच्चे अपंग, मृत्यु, और ये सब होता था। डॉक्टर कफील वाला केस वो लास्ट सीजन था। ऐसा क्यों हुआ? छोटा डिसीजन सर, सैनिटाइजेशन, मलमूत्र, शौचालय बन गए, अब वो गंदगी नहीं होती है, वो शुकर के माध्यम से नहीं फैलती है। तो ये छोटे छोटे कदम हैं सर। अब ऐसे व्यक्ति जो कि जेटली जी की मृतात्मा से साक्षात्कार कर रहे हों और वो धमकी भी दे रहे हों, मतलब ऐसा आरोप उन महापुरुष पर, तो सर राहुल गांधी की स्थिति दूसरी हो चुकी है। जी सर। मैं आपको बताऊं सर, आज ही इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस आया है, जब इन्होंने कहा ना कि मेरे पास प्रूफ्स हैं और एटम बम है और ये जो है वोट की चोरी कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि 12 जून को हमने राहुल गांधी को मेल डाली, इसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने 12 जून को ही राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, इसने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने जो ये कहा था ना कि वो मुझे पीडीएफ फॉर्म में और उसमें इलेक्टोरल रोल दी जाए, तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने हमें ना आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, कोई चिट्ठी लिखी है, ना कोई पत्र व्यवहार आज तक राहुल गांधी या उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नहीं किया। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रूफ है एटम बम जैसे, तो भैया अब मैं भोजपुरी में कहूंगा सर, तो संजय सर का नहीं कहिए कोई नहीं सर, थोड़ा हमारे यहाँ पूर्वांचल में बड़ा अश्लील भाषा में बोलते हैं, प्रायश्चित कर लेंगे। अपने प्रूफ की ऐसे लपेट के बनाओ बत्ती। सर एक बात बताइए ना, अगर आपके पास प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आप लोग तो रात को 2 बजे खुलवा लेते हैं, तो सारे के सारे प्रूफ लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए। आप इलेक्शन कमीशन को धमका दे रहे हैं कि तुमको देख लेंगे, तुमको जेल में, अगर जो रिटायर हो गए उनको भी जेब पकड़ के जेल में डालेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया कि इसकी गिदड़ भभकियों से डरने की जरूरत नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। जो ये प्रूफ है इसके पास वो लेके आएगा हमारे पास, तो हम देख लेंगे। और सर आप संजय सर, अवनीश भाई, जब डेक्कन समिट हुआ था ना जेडी का, तो वहां पे आए थे क्या नाम, मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के नए बने थे, उन्होंने डिटेल 45 मिनट का लेक्चर दिया था उन्होंने मंच से, और बाकायदा डिटेल में समझाया था कि राहुल गांधी सफेद झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हर बार करता है, इस बार ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि पहले 4 साल के बाद करता था, इसलिए 18 साल के बच्चों का जब नाम जुड़ता था तो वो 4-4 साल बाद जुड़ता था, तो इनफैक्ट वो 22 साल के हो चुके होते थे तब उनके नाम जुड़ते थे। इस बार हमने जो है हर 4 महीने बाद वो रिवीजन किया, इस वजह से इतने नाम ऐड हुए हैं। और ये जो कह रहा है कि जितने एडल्ट नहीं उससे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम है, ये 2011 का आंकड़ा दे रहा है, रिवीजन 2024 में हुआ था। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने तो उनके एक एक पॉइंट का बिंदुवार जवाब दिया था।
संजय सर, आपको याद होगी ये पूरी बात। तो सर ये आदमी सोचता है कि ये सिर्फ झूठ बोल के ही राजनीति कर लेगा। इसको ये लगता है साहब, इसको ये लगता है कि 2024 में मेरा झूठ चल गया तो भर बार चलेगा। यही है सर, यही है। तो सर ये इलेक्शन कमीशन, अच्छा अभी जो उसका रिवीजन हुआ है SIR बिहार में, आज तो तेजस्वी जी भी आ गए थे, मेरा नाम नहीं है, तो 5 मिनट बाद जो है उनका नाम दिखा दिया लोगों ने रोल में। नहीं सर, तो सर तेजस्वी जी को तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो तो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, नाम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है उनको। मतलब हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है सर, तेजू भैया लग गए उनके पीछे। हाँ वो उनको, अच्छा वो पियर का चाचा की तरह पीली टोपी पीला गमछा, हाँ वो अलग उनका औरा चल रहा है। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है सर, नैहर रहलो न जाए और ससुरा सहलो न जाए। सहलो न जाए, यानी नैहर में ज्यादा दिन तक रहना भी मुनासिब नहीं हो रहा है और ससुराल में जो है वो सहा भी नहीं जा रहा है। तो इन लोगों की स्थिति यही हो गई है सर। इलेक्शन हार रहे हैं बिहार में, ये सबसे पहले घोषणा और स्वीकारनामा SIR पर ये सारी नौटंकी करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने दे दिया स्पष्ट रूप से। जी जी अवनीश जी, एक और विडंबना देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल में नाम बढ़ाए गए, इससे बीजेपी को फायदा हुआ। बिहार में 52 लाख नाम घटाए गए, इससे भी बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। मतलब बढ़ाने पर भी बीजेपी को फायदा होता है, घटाने पर भी बीजेपी को फायदा होता है। तो साहब राजनीति करना छोड़ दीजिए, जब बढ़े तो भी बीजेपी को फायदा, घटे तो भी बीजेपी को फायदा, तो फिर आप इलेक्शन लड़के क्या करेंगे? छोड़िए, कुछ दिन का विश्राम लीजिए। और एक चीज और सर, आप ये देखिए कि ये लोग इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि SIR तो मान लीजिए स्पेशल ड्राइव है, साल के 365 दिन इलेक्शन कमीशन में नाम जुड़वाने और नाम हटवाने का काम चलता रहता है, सिर्फ संडे और छुट्टियों को छोड़ के। ये तो कभी बंद नहीं होता। ये अलग बात है कि डेथ हो जाती है तो परिवारजन जो एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक नागरिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जाके अपने परिवार में जो नहीं रहा उसका नाम हटवा ले, लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सर SIR की ड्राइव नहीं होती है तो किसी का नाम दर्ज नहीं होता मतदाता सूची में? बच्चों बालिग होते हैं तो उनका नाम दर्ज नहीं होता। मैंने अपने बेटी और बेटे दोनों का नाम दर्ज कराया, उस समय तो कोई ड्राइव नहीं चल रही थी। सवाल यह है सर कि आपने जो बात कही ना, जिसको हम भी लगातार रिपीट कर रहे हैं, 2024 में हमारे यहाँ आप क्या कहें सर, वो निवृत्त होते समय एक फिर वही लोक कहावत है कि निवृत्त होते समय बटेर मार दिया। वो गलती से होता क्या है कि निवृत्त होते समय, पहले खुले में शौच की परंपरा थी, तो निवृत्त होते समय अपना कंकड़ ऐसे ऐसे उठा के फेंक रहे थे और 2-4 कंकड़ गए, एक बटेर को लग गया और बटेर गिर गई। उन्होंने कहा कि अरे देखो हम तो इतने बड़े शिकारी हैं कि हम जो है निवृत्त होते समय हम बटेर मार के गिरा देते हैं। इनकी स्थिति यही है, इनकी झूठ, इनकी लफाजी, इनकी फ्रॉडगिरी ये 2024 में अकेले नहीं चली सर, पूरे एक गिरोह के साथ मिल के थोड़ी बहुत चल गई। उत्तर प्रदेश में कुछ भारतीय जनता पार्टी की अपनी गलतियां रही हैं, टिकट वितरण से लेके बाकी उसमें नहीं जाना सर, बहुत बात हो चुकी है। और इनको यही लग रहा है कि ये झूठ, एक फ्रॉड, ये फिर एक बार बेच लेंगे। लेकिन सर जनता इसको समझ रही है बहुत कायदे से और पब्लिक सुन रही है। हम लोग जब बात कर रहे हैं बाबा रामदास जी, तो कई जगह जनता बोल रही है सर। और जनता कैसे बोल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर बोल रही है, सड़क पर उतर के जो है इन लोगों के खिलाफ बोल रही है, नहीं। वो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है कि जिस प्रदेश में की जनता है, वोटर बूथ पे, अपना पोलिंग बूथ पे जाती है और उंगली से दबाती है, पी की आवाज करती है और 5 साल इनका इलाज कर रही है। सेंटर में लोकसभा का इलेक्शन आता है, पोलिंग बूथ पे जा रही है, चुपचाप पी दबा रही है और इनका इलाज कर रही है। इनकी बातों को खुद इनकी पार्टी में नहीं कोई खरीद रहा है तो बाकी क्या खरीदेगा। रही बिहार चुनाव की बात, बिहार चुनाव हार रहे हैं, इसकी स्वीकारता सबसे पहले
तेजस्वी और राहुल गांधी ने जाके कर दी, मुस्तकबिल तय कर दिया स्पष्ट रूप से, और कांग्रेस के अंदर विद्रोह है। ये दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं सर। अच्छा, एक थोड़ा विषयांतर करते हैं। जी जी, आप कुछ कह रहे थे सर। संजय, मैं 2 मिनट लूंगा सर। जब हरियाणा में 5 सीटें हार गई लोकसभा में और महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा रिजल्ट आया था सर, बीजेपी ने तुरंत हरियाणा और महाराष्ट्र में कोर्स करेक्शन किया और दोनों हारी हुई स्टेट्स, बुरी तरह लोकसभा में हारी हुई स्टेट्स को जीत लिया सर। इट वॉज अ वेरी बिग मोरल बूस्टर फॉर द कार्यकर्ता इन दोनों राज्यों की विजय। और बिहार में अभी से इतनी तगड़ी आवाज आ रही है। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरा और अवनीश जी का आज ही प्रोग्राम फाइनल हुआ है। हम सितंबर के फर्स्ट वीक में मैं और अवनीश जी, हम दोनों लोग जो हैं पूरा का पूरे बिहार का दौरा करेंगे। हमारे साथ व्यालोक पाठक जी भी होंगे और नन्हे पहलवान भी हमारे साथ रहेंगे। हम लोग पूरा बिहार में एक एक इलाके में जाने की कोशिश करेंगे सर। वहां से अभी जो फीडबैक्स है, क्योंकि व्यालोक पाठक वहां बैठे हुए हैं और 2-3 हमारे मित्र हैं, अभिषेक भाई हैं पटना वाले सर, मेरी उनसे रेगुलर बात होती है। मैं आपको बताऊं कि इतनी जबरदस्त अंडर करंट है एनडीए के फेवर में और इस बात का स्पष्ट पता जो है तेजस्वी को और राहुल गांधी को लग चुका है। इसलिए अभी से इन्होंने बहाने क्या बनाने हैं, ये उनकी तैयारी कर रहे हैं सर। सिंपल, मैं आपको, यही है एसआईआर के विरोध का मूल, कि ये बिहार बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। और सर इसमें सबसे बड़ा धोखा इनको पता है कौन दे रहा है इस बार? या आप मेरी बात नोट कर लीजिए, यादव वोट बैंक जो है तेजस्वी से खिसक रहा है। वेरी गुड। थोड़ा विषयांतर करते हैं, जरा उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज एक फोटो सर्कुलेट हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और योगी जी की। तो ये क्या है? ये वही वो जो 2017 वाला जो पीठ पे हाथ रखने वाला, उसी को दोहराया जा रहा है। ये इस फोटो को आपने देखा अवनीश जी? सर मैंने पिछली बातचीत में भी आपसे कहा था, 2017 में उत्तर प्रदेश के चंडू खानों में गैस की भारी समस्या है सर, कब्ज और गैस की। तो पहले ये फ्रीक्वेंसी हर 2 महीने के बाद होती थी कि योगी जी वर्सेस मोदी जी हो गया, बस योगी जी की छुट्टी है। आपने ये नहीं सुना सर, योगी जी को उपराष्ट्रपति भी बनाया जा रहा है। अच्छा, ब्रेकिंग। हाँ, कई नाम चल रहे हैं, उनमें से राजनाथ जी का भी नाम चला दिया गया है और गडकरी जी का भी चला दिया गया तो है। उनको उपराष्ट्रपति भी बनाया जा रहा है। चला दिया तो बिल्कुल सर, उपराष्ट्रपति भी बनाया जा रहा है। 53 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सर। सर सवाल ये होता है कि जब आपके पास, फिर वही लोक कहावत, में कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ मूलतः, तो लोक कहावतें मेरे को याद आ जाती हैं सर। भोजपुरी की एक फिर कहावत है, बैठल बनिया, मैं किसी समुदाय का अनादर नहीं कर रहा हूं, लोक कहावत है इसलिए मैं कह रहा हूं, बैठल बनिया क्या करे, इस कोटरी का धान उस कोटरी करे। व्यापारी जब बैठा हुआ है, दुकानदारी नहीं हो रही, तो और कुछ नहीं करता है, इस रैक का सामान उस रैक में करता है, उस रैक का सामान इस रैक में करता है। सूत्रों की राजनीति, सूत्रों की पत्रकारिता ये समाप्त हो चुकी है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो। लखनऊ में भी यही स्थिति है सर, सूत्र आधारित पत्रकारिता ये समाप्त हो चुकी है। प्रेस क्लब बिल्कुल विधवा सूना पड़ा रहता है, चंडू खानों के पास कोई खबर नहीं है, अंदर की कोई खबर आती नहीं है। तो आप करेंगे क्या सर? कुछ तो आपको पास करने को होना चाहिए। हाँ, सकारात्मक डेवलपमेंट चल रहा है, उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। उत्तर प्रदेश से नौकरशाही के बेलगामी अनियंत्रण के सबूत भी आए हैं। बड़े क्लोज अधिकारी कितने बड़े करप्शन के केस में, कितने बड़े घोटालों के केस में, आर्थिक कदाचार में गए हैं। और उसी के साथ अधिकारियों की थोड़ी सुस्ती कुछ विभाग, जैसे बिजली विभाग, विद्युत विभाग, नगर विकास विभाग,
अब ये मात्र संयोग है कि प्रयोग है, प्रधानमंत्री जी से ये शब्द उधार ले रहा हूं कि ये दोनों एक ही मंत्री जी के पास है, वो दिल्ली वाले जो मंत्री हैं शर्मा जी। कुछ विभागों के टॉप ऑफिशियल्स जो प्रमुख सचिव लेवल के हैं, उनके कामकाज को लेके गंभीरता से मंथन हो रहा है। और जहां तक मेरे पास जो भी, अब मैं ही कैसे कहूं कि मेरे सूत्र, जब मैंने अभी कहा कि सूत्र आधारित मामला खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगले कुछ एक घंटों में बेहद कड़े फैसले ये मुख्यमंत्री जी के स्तर से होने जा रहे हैं नौकरशाही को लेके। उसमें बहुत सारे अधिकारियों के, सीनियर अधिकारियों के, रूटीन ट्रांसफर नहीं, रूटीन ट्रांसफर तो रोज हो रहे हैं, पीसीएस के हो रहे हैं, आईपीएस के हो रहे हैं, और तमाम लोगों के डीएम्स बदले गए हैं जो रूटीन है, जिनका ड्यू है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव वो होने जा रहे हैं। कुछ चर्चित ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें हैं, उन पर अब योगी जी स्पष्ट रूप से काम चल रहा है 5 कालिदास मार्ग में। वो हम समय नहीं बता सकते, तय नहीं कर सकते कि कब होगा, लेकिन अगले आने वाले कुछ दिनों में एक व्यापक परिवर्तन, और जिसका कि ग्राउंड पर असर भी दिखेगा, ये उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसी कवायद में कोई मलाईदार पद से हटने वाले होंगे, उन्होंने ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वो तस्वीर ठेल दी होगी और थोड़ा खाद पानी दे दिया होगा, तो वो काम चल रहा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश काडर के अब तो रिटायर्ड और प्रसार भारती में मैं नाम क्या लूं, पहुंचे हुए एक ऐसे अधिकारी थे, उनका ये प्रिय गेम था कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई चर्चा करानी हो तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कुछ चेले चपाड़ों से वो कोई चीज टहलवा देते थे, और उसके बाद फिर गैस गुब्बारा बनना शुरू हो जाता था और चंडू खाने की घंटियां जो है टनटनाने लगती थी। तो उत्तर प्रदेश को लेके सर बैठल बनिया का करे, इस कोटरी का धान उस कोटरी करे, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मैंने फिर एक बार माफी मांग लेता हूं कि मैं बनिया शब्द जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सर, बड़ा संभल के चलना पड़ता है आजकल। विशेष विषय जो है अभी जो ये मुकदमा हो रहा था, ये साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित इत्यादि के विरुद्ध, तो बाबा जी आप क्या सोचते हैं, इसमें जो परिणाम आया है इससे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा क्या जनमानस पर? सर मैं अगेन राहुल जी के पक्ष में बोलूंगा कि व्हाई दिस टाइमिंग। अब ये तो कोर्ट से पूछो। आपको टाइमिंग को लेके संदेह नहीं होता है? क्यों कि उल्टा जो बात अब ये आ रही है कि साहब की मोहन भागवत जी को फंसाने की चाल थी, वो जो मुस्लिम अधिकारी है एटीएस वाला महबूब मुजावर, वो जो कह रहा है उसको लेके तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ही और उनकी जो पूरी कोटरी है और जो कांग्रेस की जो कोटरी है वही चक्कर में फंसने वाली। बिल्कुल। तो सर एक तो टाइमिंग से मुझे आपत्ति है कि जब चारों तरफ से जूते पड़ रहे थे तब तुम लठ लेके आ गए कोर्ट का, है? आप बताइए ना कि अच्छा एक मिनट सर, इनकी जो ऑफ द रिकॉर्ड बंद कमरों में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात होती होगी, तो वो ये राहुल गांधी और इनके मैनेजर्स को ये कोसते तो होंगे कि तुम सब ये पुराने जो गड़े मुर्दे उखाड़ते हो तो कितनी छीछा लेदर होती। और कह रहे हैं ना नेहरू का नाम लिया, सर नेहरू से लेकर और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और यहां तक का पूरा कच्चा चिट्ठा जब अमित शाह जी और मोदी जी ने और राजनाथ जी ने खोला और निशिकांत दुबे ने, और पूरा एक सर आखिर उसी बहस का ये नतीजा है ना कि नेहरू की 127 ब्लंडर्स और ये 97 ब्लंडर्स की किताब मेरे जैसे व्यक्ति ने जो नहीं पढ़ी थी आज मंगा ली। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर पे बहस नहीं कराते, एपीओ के वापस काहे नहीं लिया, तो 1927 से लेकर आज तक की ब्लंडर्स लोगों के सामने कैसे आती? नेहरू का कच्चा चिट्ठा तो ये तो खुद खुलवाते हैं। और एक तरफ से इतनी मार पड़ रही, ऊपर से सब एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया कि जो तुम्हारी जो ये फ्रॉड था, हिंदू आतंकवाद और 26/11 आरएसएस की साजिश जैसे घटिया घिनौने जो तुम्हारे षड्यंत्र थे हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले, और तब तक जो है अमित शाह जी जो है
घोषणा करते हैं कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, अगले दिन कोर्ट ने बोल दिया हाँ सही कह रहे हैं, हिंदू आतंकवादी नहीं है। तो ये तो सर कोलावेरी दी हो गया ना, वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी दी। फिर वो आपको ये कहना चाहिए एज राहुल गांधी की ये संयोग नहीं कुछ और है। हाँ हाँ, ये फैसला भी इन्होंने पहले से लिख के रखा था, जैसे वो ऑपरेशन महादेव में आतंकवादी पहले से पकड़ के रखे थे, उस दिन टपका दिए, फैसला भी इन्होंने साल भर पहले से लिख के रखा होगा और कल जो है दे दिया। वैसे सर पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि सर्व शिक्षा अभियान एक चला करता था, अब चलता है कि नहीं। अगर चल रहा हो तो राहुल गांधी जी को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, क्योंकि जनता, जैसे बाबा जी ने कहा, जो कुछ नहीं जानते थे। आप ये बताइए सर, इंडस वाटर ट्रीटी में 80% पानी पाकिस्तान को जाना था, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था इस देश में। अच्छा चलिए ठीक है, इतना ही पता चला, गनीमत रहने देते भैया। संसद में चर्चा करा रहे हो तो प्रधानमंत्री जी ने कहा डिसिल्टिंग का भी नेहरू जी ने लिख के दे दिया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा अरे डिसिल्टिंग का छोड़ दो, कहीं गलती से कोई डिसिल्टिंग का वो दरवाजा खोल न दे गेट, उसको वेल्ड कर दिया था, वेल्ड करा दिया उसको। तो सर 1929 में पटेल जी बनने वाले थे, उनका वोट और उनका हक हड़प के नेहरू को बनाया था गांधी ने। अरे बाप ने बेटे को सत्ता सौंपी थी उसने। हाँ, और मोतीलाल नेहरू ने बोला कि नहीं पटेल को बनना चाहिए, वैसे पटेल अगर न बने तो नेहरू भी खराब नहीं है, और मां से चिट्ठी लिखवाई थी। तो सर ये सारी बातें इसी बहस के दौरान तो हमारे जैसे लोगों को पता लगी। इसीलिए कह रहा हूं ना, सर्व शिक्षा अभियान फिर से चला दे मोदी जी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दे राष्ट्र बालक को। राष्ट्र बालक जी, राष्ट्र बालक ये नाम। वैसे सर एक बात विनम्रता और गंभीरता से, मालेगांव का जो फैसला आया है और जो महबूब मुजावर साहब ने खुलासा किया है, इसके बाद कम से कम महाराष्ट्र सरकार को, असली दोषियों को, और केंद्र सरकार की एजेंसी अगर इसमें कहीं से भूमिका निभाती है तो सर ये छोटी बात नहीं है। इस देश में हिंदू आतंकवाद के लिए कलावा पहनने से लेके, और मुंबई धमाकों में सिर्फ भारतीयों की मौत नहीं हुई थी सर, आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के सामने सनातन और हिंदू के मुंह पर कालिख मलने का यह प्रयास था, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल सिटीजन्स भी मरे थे सर। तो सरकार को मालेगांव, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार को, उनको इनिशिएट करना चाहिए, और सिर्फ साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपी कर्नल साहब वो छूट गए, निर्दोष हैं, ये न्याय है ही नहीं सर। अधूरा न्याय भी मैं इसे नहीं कहूंगा। न्याय तब होगा जब इन तमाम साजिशकर्ताओं को इनके असली जगह पे पहुंचाया जाए, क्योंकि इस केस में न्याय नहीं है सर। कहां न्याय हो रहा है सर? 17 साल की प्रताड़ना का हिसाब कौन देगा सर? हम, आप, बाबा जी, हम जैसे करोड़ों सनातनियों के मुंह पर कालिक पोता है सर, इसका हिसाब कौन देगा? माफी मांगने से भी कुछ नहीं होगा सर। इन सबको उनकी यथास्थान पहुंचाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हाकिम लोगों की है, महाराष्ट्र सरकार की है, केंद्र सरकार की अगर कोई भूमिका है तो उनकी भी है। अपेक्षा ये होनी चाहिए सर। ऐसा करेंगे तो फिर राहुल गांधी जी जो है वो एक और अपना वो विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे। खेलें सर, 14 से खेल ही रहे हैं, खेलने खालने की उम्र है, आखिर राष्ट्र बालक ठहरे। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।